नमस्कार, आप देखें इनमी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। 22 का रण और जीतने का प्रण, जिस तरीके से रण तैयार हो चुका है और सभी दावेदार प्रण ले चुके हैं जीतने का, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है पूरी तरीके से। और कौन किसके साथ है, कौन किसका साथ देगा, क्या चचा शिवपाल सीटों का स्कोर बढ़ा पाएंगे? साल दर साल, चुनाव दर चुनाव वादे होते रहते हैं, तरक्की के सपने दिखाए जाते हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलकर छोटे छोटे लोगों को ठगने का काम करते बड़े बड़े लोग नजर आते हैं। औद्योगिकरण की बात कर ली जाए तो उम्मीदों और बदलाव की चाशनी में लपेटकर पेश किए जाते हैं जो रसगुल्ले, वो उनकी बौछार की जाती है चुनाव में। क्योंकि जिस तरीके से ढांचागत सुविधाएं बढ़ती हैं, यूपी को एक्सप्रेस वे का प्रदेश भी कहा जाने लगता है। पर अधिकतर बड़े उद्योग और निवेश नोएडा के साथ गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों तक सिमट कर रह जाते हैं। प्रदेश के बाकी क्षेत्र अब भी औद्योगिकरण की राह की ताक रहे हैं। तो वहीं आपको बताते कि सवाल यही है कि आखिर क्यों अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण नहीं हुआ है। हालांकि इसके लिए प्रयास तो हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल सके हैं। विकास की राह पर चलते चलते यूपी सरकार कभी कभी अब्बाजान की राजनीति की मूड में आ जाती है, तो कभी पूर्व सीएम जिन्ना जिन्ना चिल्लाने लगते हैं, तो कभी कभी 2017 में अखिलेश यादव के साथ आए यूपी के दो लड़कों में से एक लड़का यानी कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी का अलग अलग मतलब समझाने लगते हैं। और इसी सियासी चीख पुकार में अगर कोई आवाज दब जाती है तो वो आवाज होती है किसी दूर के गांव में खड़े एक ऐसे व्यक्ति की जिसे 5 साल पहले भी ऐसी चाशनी में भिगोए हुए रसगुल्ले फेंक के मारे गए होते हैं। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस इंसान पर जिसे 5 साल पहले सुनहरे सपने दिखाए गए और 5 साल बाद वही सुनहरे सपने उसे दोबारा दिखाए जा रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उसके वोट के लिए। लेकिन अब ये जिम्मेदारी उसकी भी बनती है कि वो इस वोट से विकास की चोट करेगा या उन नेताओं पर चोट करेगा जिन्होंने 5 साल पहले उसे वो सपने दिखाए थे। तो अब सवाल फिलहाल यही है कि यूपी की जनता आखिर किसके साथ है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या इस जनता को साथ पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और पूरी तरीके से सभी पार्टियां मैदान में आ खड़ी हुई हैं, और उधर अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो मनमुटाव मिटाकर अखिलेश यादव चुनावी समर में ऐसे कूद पड़े हैं और चाचा शिवपाल भी अब उनके साथ आ चुके हैं। लेकिन जनता का फिलहाल यही है कि जनता अब जवाब मांग रही है कि आखिर 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया, क्या वो वादे जो विकास के किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, या सिर्फ धर्म के नाम पर इस बार भी जनता वोट करेगी और अपने वोट से चोट करेगी। तो एक बार फिर से चुनावी बिसात बिछ चुकी है पूरी तरीके से। बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालती है तो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालती है, और इस यात्राओं का क्या कुछ असर होगा 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा का विषय यह भी है कि आखिर जो महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी आज की डिबेट में उसी तरीके से उठाया जाएगा जिस तरीके से रैलियों में अब्बाजान का मुद्दा उठाया जाता है, धर्म का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन जनता को भी यह सोचना चाहिए कि उन्हें विकास के नाम पर वोट करना चाहिए, ना कि अब्बाजान, जिन्ना या जो हिंदू हिंदुत्व की राजनीति है इसमें फंसकर रहना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर कौन है, उन्हें यह नहीं देखना चाहिए कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। तो आखिर इस बार की जनता 2022 विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेगी, यह भी देखने वाली बात होगी, या राम के नाम पर राजनीति होगी। क्योंकि या राम भरोसे सरकार चलेगी।
विकास होगा मुद्दा या धर्म संकट में इस बार भी जनता फंस के रह जाएगी? तो विकास के वादे तो तमाम किए जाते हैं, चुनावी समर में आते ही और योजनाओं की बौछार कर दी जाती है, लेकिन क्या वो योजनाएं 5 साल जो कार्यकाल रहता है सरकार का उसमें पूरी की जाती है या नहीं? आज होगा इसी विषय पर बातचीत और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और महंगाई, बेरोजगारी, आज उस पर विकास की बात नहीं होगी कि जो मुद्दे हैं एक्सप्रेसवे के उस पर बात नहीं हुई। आज विकास की बात होगी उस मुद्दे पर कि क्या किसी दूरस्थ गांव में खड़े एक व्यक्ति जो डेली कमाने के लिए डेली कमाता है और डेली खाता है, उसको क्या विकास पहुंचा है? क्या वहां तक सरकार विकास पहुंचाने में कामयाब हुई है? क्या उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है? क्या उसको रोजगार मिला है? तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी समर में कूद चुकी हैं। और जिस तरीके से बात कर लें अखिलेश यादव की, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब जनता का भी ये मन फिलहाल टटोलने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो किसके साथ हैं। क्या उन्हें 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार में जिस तरीके से विकास हुआ वो सरकार चाहिए? 2017 के बाद अभी तक की जो सरकार है उस पर जो विकास हुआ वो चाहिए? और इसी पर आज होगी चर्चा। और हमारे साथ आपको बताते कि समाजवादी पार्टी से नगेंद्र सिंह मौजूद हैं और ये विपक्ष में एक अहम भूमिका निभाते हैं और बेबाक अंदाज के लिए जिस तरीके से जाने जाते हैं। स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। और बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी नेता राहुल आनंद जुड़े हुए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। देखिए, जिस तरीके से चुनावी बिसात पूरी तरीके से बीत चुकी है, मैं आपको बता दूं कि आज हमारा मुद्दा नहीं होगा एक्सप्रेस पे, आज हमारा मुद्दा नहीं होगा कि औद्योगिकरण किया गया है। आज हमारा मुद्दा यही होगा कि जिस तरीके से क्या योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने जो विकास किया है, क्या वो वहां तक पहुंचा है जो दूरस्थ इलाके में 5 साल पहले आपको वोट दिया गया था एक गरीब इंसान के द्वारा कि हाँ, सरकार की योजनाओं का हमें लाभ मिलेगा और हमारे दिन बहुरेंगे? राहुल आनंद जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2 बातों से मैं अपनी डिबेट को शुरू करना चाहूंगा। पहला मैं ये बताना चाहूंगा कि वोट देने योग्य कौन है और वोट पाने योग्य कौन है। अगर इसके सिद्धांत पे हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहुंच है वो आम जनों तक पहुंची है। और दूसरी बात, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता को अर्जित करते हैं, कुछ लोगों पे महानता थोप दी जाती है। तो अगर इस सब का विश्लेषण करेंगे तो निश्चय ही हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहुंच और डगर पे कामयाब है। और जिस प्रकार से प्रदेश की उन्नति पिछले 5 वर्षों में की गई है, इसी विश्वास के साथ हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। और खास करके जो जनतंत्र में लोकतंत्र की जो प्रणाली है, तो लोकतंत्र की सच्ची आस्था की बात की जाती है, ईवीएम की, बटन की, हम उस पे भरोसा जताते हुए जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चय ही हमें यह लगता है कि जनता हमें दोबारा चुनकर वापस भेज रही है। जी, 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और जिस तरीके से ये रैलियों का आयोजन हो रहा है, जिस तरीके से इसमें भीड़ जुटाई जा रही है, क्या यही भीड़ बसों के द्वारा जुटाई जा रही है
और यही भीड़ अपने गंतव्य स्थान को कोरोना काल में पहुंचने के लिए बसों के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी। देखिए, आज माननीय हाईकोर्ट का एक निर्देश आया है जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी पार्टियां हैं वो इस पे विचार करें, और ये इन्होंने आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से भी किया है। और मैं आपको ताजा अपडेट बता देता हूं कि जल्द ही इसके ऊपर चुनाव आयोग के साथ मंथन करने के बाद जो भीड़ें जुट रही है उसको बहुत जल्द डिजिटाइज किया जाएगा, डिजिटली करेंगे हम, और तब जाकर चुनाव आयोग जिस प्रकार का निर्देश देगा उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि पहले जनता है, तब प्रदेश है, तब कोई पार्टियां आती है, और हम इसी का समर्थन करते हैं। नहीं, मुद्दा ये नहीं था राहुल जी, मुद्दा ये था कि भीड़ जो जुटाई जा रही है उनमें सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुद्दा ये था। देखिए, भीड़ में जो सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो किस आधार पे किया जा रहा है और उसकी क्या प्रोटोकॉल है, अगर इस पे देखा जाए तब इसका विश्लेषण ढंग से किया जा सकता है कि जो कर्मचारी लगते हैं, जो कर्मचारी नहीं राहुल जी, कर्मचारी नहीं, यही तो मुद्दा है, कर्मचारी नहीं, भीड़ लोगों की ढोई जा रही है बसों से रैलियों के लिए, बीजेपी की रैलियों में। देखिए क्या है कि वो जो भी भीड़ ढोई जा रही है वो एक प्रोटोकॉल के तहत ही हो रही होगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर होती है, खास करके जो सत्ता में होती है, तो वो तभी उसका इस्तेमाल करती है जब उसकी वो लायक होती है। अब ये समझना अलग परिवेश की बात है कि वो किस आधार पे उन बसों को लेकर अपने पास आ रहे हैं। जी, जनता डर डर की ठोकरें खाए और बीजेपी की रैलियों में बसें भीड़ ढोने जाएं, ये कहाँ की राजनीति है राहुल जी, ये समझा देंगे जरा थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा था कि जनता का जहां तक बात है कि जो आपने एक बात कही कि जनता दर दर की ठोकर खाए, तो पहले से अभी में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको काफी स्मूथ भी बनाया गया है। आबादी के अनुसार अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश में उस उन्नति के तरफ ही 2 कदम अग्रणीय है वो। और जहां तक सरकारी बसों का सवाल है, सरकारी एसेट का सवाल है, तो मैंने पहले भी कहा कि वो प्रोटोकॉल के तहत उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ सपा से नेता नगेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। नगेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से यूपी की जो बीजेपी की रैलियां हैं उनमें बसों, सरकारी बसों का, जो वही सरकारी बसें जो जनता के टैक्स से खरीद कर आती हैं, उन्हीं सरकारी बसों का फायदा उठाया जा रहा है बीजेपी की रैलियों में भीड़ ढोने के लिए। आखिर आप क्यों नहीं फायदा उठाते, या वो बसें सिर्फ बीजेपी वालों के लिए हैं? नगेंद्र सिंह जी, आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, आवाज फिलहाल नहीं पहुंच रही है, हम पीसीआर से कहेंगे कि जल्दी इनको जोड़ा जाए। राहुल आनंद जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या जो बीजेपी की योजनाएं हैं क्या वो गरीब तबके के लोगों तक पहुंची हैं क्या? देखिए, अगर इसका आकलन करना होगा तो आपको जनता के बीच में, खास करके मैं अगर आंकड़े देना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि जो हमारे सपा की जो लोग बैठे हैं या और अन्य लोग हैं हमारे साथ, उनको ये गवारा ना हो। लेकिन जहां तक अपना सरकार की अगर मैं काम की सराहना करूं तो निश्चय ही उत्तर प्रदेश को जब उन्नत प्रदेश बनाने का सफर 2017 में शुरू हुआ था माननीय योगी जी के द्वारा, और हमने खास करके हर क्षेत्र में, अगर आप बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर जो कोरोना में खास करके वो देखने को मिला कि वो कितने इफेक्टिवली है, तो उसकी सराहना WHO ने भी किया है। और जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है और राज्य में जो डबल इंजन की बात करते हैं, तो हम दो एम्स वहां स्थापित किए गए हैं, 30 मेडिकल कॉलेज किए गए हैं जो लगातार बनाए जा रहे हैं, इसलिए ताकि जो कोरोना के टाइम में हमने जो देखा कि डॉक्टरों की जो कमी ना हो भविष्य को देखते हुए, तो उस पे हमने किया। चाहे वो मिशन रोजगार की आप बात कर ले या किसानों के हित की बात कर ले, किसानों के भी हित की बात कर ले, तो हम खास करके जो गन्ने की मिठास की जो हम बात करते हैं उसमें 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपए का ऋण भी माफ किया गया है। और यही नहीं, अगर जहां तक खेत को पानी का देखा जाए तो हर खेत को पानी भी दिया गया है। नारी सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें तो नारी सुरक्षा का भी हमने सम्मान किया है। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस चौकियां बनाई गई, महिला हेल्प डेस्क भी अलग से बनाया गया, और जो विश्व स्तरीय जो एक्सप्रेसवे है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, एक जगह से दूसरे जगह पे गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए, उसका भी बहुत तेजी से विकास किया गया। और यही नहीं,
जो उनकी इंफ्रा थी, अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार पे अगर हम आएंगे तो जो इंफ्रा डेवलप किया गया और जो कंपनियों को लाकर रोजगार को सृजन कराने का जो प्रोसेस किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। और यही नहीं, अगर हम शिक्षा की बात कर ले तो 1.38 लाख सरकारी स्कूलों का कायाकल्प भी कराया गया है। मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था कराई गई है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे हर घर बिजली को भी लेकर अगर बात कर ले तो सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,41,00,000 घरों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी दिए गए हैं। चलिए इस पर फिलहाल जवाब ले लेते हैं। अभी आप बात कर रहे थे गन्ने के मिठास की, तो क्या वही उसी गन्ने के मिठास से चीनी बनती है और उसी चीनी से चाशनी बनाई जाती है और उसी चाशनी में रसगुल्ले भिगोए जाते हैं और वो रसगुल्ले जो होते हैं वो चुनावी वादे होते हैं जो जनता फेंक के मारे जाते हैं। हमारे साथ नगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, सपा से ये नेता हैं और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि उस चाशनी में कितनी मिठास बची है 5 साल आते आते। नगेंद्र सिंह जी, की बात कह रहे थे, जो बातें मैं सुन पा रहा हूं, मैं उनका उसी क्रम में जवाब दूंगा। शुरू के जो इनके वक्तव्य मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जब मुझे आवाज आई तो ये कोरोना का जिक्र कर रहे और विशेष रूप से यहाँ हम चर्चा करने बैठे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। तो कोरोना के काल में उत्तर प्रदेश में क्या हालतें रही हैं ये सबको पता है। और विशेष रूप से अगर मैं एक ही वाक्य में समाप्त करूं तो जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता है लोगों को, वो भी इस दौरान मुहैया नहीं हो पाया और गंगा जी के किनारे जो शव दबा दिए गए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो 22 का रण और जीतने का प्रण फिलहाल सभी पार्टियां ले चुकी हैं और इसी के साथ हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बताते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक रत्नीश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल आनंद बीजेपी से और नगेंद्र सिंह सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल मेरा सवाल राहुल आनंद जी से है कि एक तरफ आप रोजगारों की बौछार करने की बात करते हैं, ठीक है राहुल आनंद जी, क्या आवाज आ रही मेरी आपको? चलिए संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। नगेंद्र सिंह जी से सवाल कर लेते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी जो है वो राज्य में योजनाओं की बौछार करती नजर आ रही है, रोजगार की बौछार हुई है ऐसा दावा करती नजर आ रही है, क्या राज्य में सच में रोजगार की बौछार हुई है क्या? नगेंद्र सिंह जी, बिल्कुल रोजगार की कोई बौछार नहीं हुई है। ये अंतिम वर्ष है इस सरकार का। विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है 2022 में और तमाम जिस तरह के दावे हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं, उन्होंने गन्ना भुगतान का जिक्र किया तो मैं उनको याद दिला दूं कि वो ये आंकड़ा भी पढ़ लें कि गन्ने का कितना भुगतान अभी सरकार की ओर और शुगर फैक्ट्री की ओर किसान का है, क्योंकि तीनों तरह की फैक्ट्रियां हैं। तो गन्ना किसान रसातल में इन लोगों ने पहुंचा दिया है। 14 में, 17 में, 19 में भी सब्ज बाग दिखाए थे, उनको इन्होंने पूरा नहीं किया है। जहाँ तक नारी सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात है, जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के, वो बयां करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी वर्ग विशेष के खिलाफ अगर अपराध बढ़े हैं तो उसमें महिलाएं और दलित समाज के लोग हैं। बिजली का इन्होंने जिक्र किया। बिजली की ये बताएं कि कौन सी ऐसी योजना या कितने हजार मेगावाट की कोई योजना 17 से बाद में इन्होंने प्रोडक्शन की लागू की गई हो। जो हमारा 16 का काम था 2016 का, उसका ही ये वितरण कर रहे हैं। और रोजगार और विशेष रूप से जो छलावा जो परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वह कौन सी परीक्षा है जिसका पेपर आउट ना हुआ, और जो बच्चे छात्र नौजवान युवक युवतियां अपने सपनों को लेकर परीक्षा में जाते हैं, उन्हें किस तरह से लौटना पड़ता है। नगेंद्र सिंह जी, रोजगार को लेकर एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है।
नगीन सिंह जी, मैं रोकना चाहूंगा, एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि कैसे ना हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने नौकरी मांगी थी तूने थमा दिया चना। इस पर जवाब ले लेते हैं रत्नेश मिश्रा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी नमस्कार जी। क्या कुछ यूपी में सियासी दंगल बिछा हुआ है और योजनाओं की बौछार हो रही है, चुनावी हथगंडों की बौछार हो रही है, यानी कि रसगुल्लों तक की बौछार हो रही है, जो रसगुल्ले कह सकते हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं। तो क्या सच में जो 17 में वादे किए गए थे, क्या उसी को बेस बना के जनता एक बार फिर से बीजेपी को चुने? देखिए, मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथी को मैं कुछ योजनाओं के नाम बता रहा हूँ आपको, और मैं आशा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के भाई समझेंगे कि यह कब शुरू हुई और क्या ये केवल उत्तर प्रदेश में ही है या पूरे, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक देश के कमजोर और गरीब लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास और नगरीय क्षेत्रों में 2 करोड़ आवास दिए जाएंगे। ये टारगेट है 2022 तक का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप सब लोग जानते हैं, 6,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष से 3 तक उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये सब 2017 के बाद नहीं शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये केंद्र की बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र में ना तो अखिलेश जी हैं और ना केंद्र में राहुल भाई की पार्टी। तो और दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 5 लाख किसानों का पंजीकरण करते हुए 21.64 लाख किसानों को 1909.7। जी फिलहाल समय का अभाव है और फिलहाल हम माफी के साथ आपको यहीं रोकना चाहेंगे। हमारे साथ नगीन सिंह जी सपा से मौजूद थे और राहुल आनंद बीजेपी से मौजूद थे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक रत्नेश कुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी तीनों मेहमानों का हमारे साथ शुक्रिया। और फिलहाल हमारा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर जिस तरीके से रणभेरी तैयार हो चुकी है 2022 की, और अब भी क्या जनता जातिवाद के मुद्दे पर वोट करेगी या विकास के नाम पर चोट करेगी? फिलहाल 22 के रण में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।